हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। मिशन 2022 कॉमर्स टीचर बनाने की जो मुहिम हम लोगों ने स्टार्ट की है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अपना ये जो ड्रीम है ये ज़रूर पूरा करेंगे। वन लाइनर नोट्स स्पेशली जो हमारी सीरीज चल रही है, हम लोगों ने इसका एक क्लास कवर किया। 2022 की ये नई सीरीज हम लोगों ने आप लोगों के लिए स्टार्ट की है, ठीक है ना। और अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एक चीज़ बता दूं, इसको प्रॉपरली नोट डाउन करो, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ वो डायरेक्टली आपके एमसीक्यूज में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, ईच एंड एवरी चीज़ें आपके एमसीक्यूज से जुड़ा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बोथ में है भाई, इंग्लिश और हिंदी दोनों चीज़ों में कवर कर रहा हूँ, तो सोचना नहीं है। ऑलरेडी हम लोगों ने इसका पहला क्लास कवर कर लिया है। जिन्होंने नहीं देखा है सबसे पहले वो जा करके देखो। और ये डेली आपको 11 बजे, जी हाँ, डेली आपको 11 AM में मॉर्निंग में देखने को मिलने वाला है क्लास, तो मिस बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं आप। और जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप या लक्ष्य एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक है, ज़रूर इनरोल कर लेंगे। और जिन्होंने अभी तक महासंग्राम बैच में ज्वाइनिंग नहीं ली है, एटलीस्ट वो ज़रूर ले लेंगे, क्योंकि भाई पहले भी बोल चुका हूँ, सिस्टमेटिक स्टडी नहीं करोगे भैया जॉब नहीं मिलने वाली है। ये 6 के 6 टॉपिक्स आपके ऑलमोस्ट जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे आपका केवीएस हो, चाहे आपका एनवीएस हो, चाहे आपका एपीएस हो, या फिर आपका ईडब्ल्यूएस हो, या फिर आप किसी भी स्टेट से हो लाइक हरियाणा हो, या फिर जो उड़ीसा की जो अभी नई वैकेंसी आई हुई है पीजीटी की, उसके लिए भी हो, हरियाणा के स्क्रीनिंग का हो, डीएसएस भी हो, ऑल ओवर जितने भी पीजीटी है ना, उन सभी को ये कवर करती है। प्रॉपर डिटेल सिलेबस हमने दी हुई है और ऑलरेडी इसकी बैच चालू है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तो जिनके पास फी कम है, फी के इश्यूज भी हैं भाई, उनके लिए भी कोई टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ और सिर्फ 999 में आप इसको इनरोल कर सकते हैं और अपनी स्टडी को आज से ही शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी हम लोगों ने 14 प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने आप लोगों के साथ में 3, जी हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 3 प्रिंसिपल्स थे, डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन, ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आज अगेन दूसरी पार्ट है, उसमें डिस्कस करेंगे आगे, यानी कि चौथे पार्ट यूनिटी ऑफ कमांड से। क्या है यूनिटी ऑफ कमांड? जैसा कि दिख ही रहा है, कमांड करना मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि सामने वाले को ऑर्डर देना, सामने वाले को बताना कि क्या करना है, कैसे करना है, इन चीजों के बारे में, ठीक है ना। तो क्या क्या आता है? सबसे पहला इसमें ये चीज आती है कि एक इंडिविजुअल को यानी कि एक जो आपका जूनियर है, उसको सिर्फ और सिर्फ एक सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए एक सिंगल टाइम पर। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर एट अ टाइम एंड दैट एम्प्लॉय शुड बी आंसरेबल ओनली दैट सुपीरियर। मतलब क्या है, क्या चीजें हैं, अच्छे से समझाता हूं। देखो, ये पहला बंदा जो है ना, ये बॉस है, और उसके मान लो उसके नीचे 3 स्टाफ है। इसने इसको कोई काम करने को बोला, इसने काम कर लिया, इसने इसको कोई काम दिया, इसने वो कर लिया, इसको कोई काम दिया, वो कर लिया, ये कर लिया। और काम करने के बाद जो उसकी रिजल्ट होगी उसको भी किसको बताएगा? इसी बॉस को वो रिप्लाई देगा। क्लियर है? अब से मान के चलो 2 बॉस हैं। कितने बॉस हैं भाई? मैं बोल रहा हूं कि 2 बॉस है। इसने भी मान लो नाम दे दूं ए, बी और सी। ये पहला जो बॉस है, ये बॉस 1 और ये बॉस 2। बॉस 1 ने ए बी सी को कोई काम दिया, बॉस 2 ने भी ए बी सी को कोई काम दिया। अब एक इंसान एक समय पर तो कोई एक ही काम कर सकता है, 2 काम तो करेगा नहीं। तो अब यहां पर ए, जो ए है, अब वो किसका काम करे? 1 का काम करे या 2 का काम करे? कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इवन इवन यहां पर अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जो जूनियर है यानी कि जो एबीसी दिख रहा है, ये किसी भी का भी काम ना करे। पहला चीज वो कंफ्यूजन हो जाएगा। दूसरा चीज वो किसी का काम ना करे, और जब ए पूछे कि भाई काम क्यों नहीं किया, तो वो बोल दे कि भाई मैं जो सेकंड बॉस है मैं उनका काम कर रहा था। जब सेकंड पूछेगा तो बोल देगा कि मैं फर्स्ट का काम कर रहा था, तो वो किसी का काम नहीं करेगा। दूसरी चीज से मान के चलो इस ए ने 1 का काम कर दिया और 2 को उसने इग्नोर कर दिया।
टू को इग्नोर कर दिया। अब टू को इग्नोर करने की वजह से ए के अंदर में ईगो आ सकता है कि यार मैं ज्यादा अच्छा बॉस हूं, तभी तो वो यार वो मेरे लिए काम किया, ना कि टू के लिए काम किया। तो ये सब इश्यूज क्रिएट हो सकते थे। इसीलिए फियोल का ये कहना था साफ साफ कि एक समय पर एक ही बॉस के द्वारा किसी एक जूनियर को ऑर्डर मिलना चाहिए, जूनियर को दो बॉसेस से ऑर्डर नहीं मिलनी चाहिए, और काम होने के बाद उसकी जो रिप्लाई है वो भी उसी बॉस को होनी चाहिए था। मतलब ये वाला जो अप्रोच है उसको उन्होंने राइट अप्रोच दिया, और ये वाले अप्रोच को उन्होंने गलत अप्रोच करार दिया है। यही है यूनिटी ऑफ कमांड। इसके मेरिट और डिमेरिट क्या हो सकती है, सोचो और खुद से कॉपी में नोट डाउन करो, और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि इसके मेरिट एंड डिमेरिट्स क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है। दूसरा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो कि एक लीडर जो है वो सभी को एक डायरेक्शन में ले जा रहा है। अब एक सिंपल सी चीज आप समझो, यहां पर से मान के चलो 10 लोगों को एक रोड है जिसमें आपको जाना है। अब कोई बंदा इधर चला गया, कोई बंदा इधर चला गया, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, तो क्या हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे? डेफिनेटली नॉट। अगर हमें मंजिल तक जाना है तो सभी को एक ही रास्ते पर एक ही तरीके से जाना होगा। सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इस चीज को बताती है कि एक समय पर एक जो सुपीरियर होगा वही अपनी डायरेक्ट देगा और उसी के हिसाब से काम होगा। दिस शुड बी वन हेड फॉर वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को लेकर के कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप, कोई एक पर्टिकुलर जो रास्ते हैं, जो वे है, उसी पर जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हो सकते हैं, लाइक परचेस डिपार्टमेंट हो सकती है, लाइक सेल्स डिपार्टमेंट हो सकती है। तो सभी का अपना वो रास्ता होना चाहिए, अपने वे होने चाहिए, उसी पर उनको क्या करना होगा, चलना होगा। ये बेसिकली बोला गया है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्या बोला गया है, दे शुड बी वन प्लान ऑफ एक्शन। उनके लिए एक प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, मतलब कैसे काम करना है वो चीजें। फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज having the same objective and there should be one manager to control them। ना केवल एक ही प्लान होना चाहिए, ना केवल एक ही रास्ता होना चाहिए, बल्कि उनको जो मैनेज करे वो भी एक मैनेजर होना चाहिए जो उनको मैनेज करता है। लाइक आप देख सकते हो यहाँ पर हमने अलग अलग डिफरेंट बहुत सारे जूनियर्स आपके सामने तैयार किए हुए, बट जो बॉस है, जो मैनेजर है, वो कोई सिंगल बंदा है, वो सिंगल रास्ता दिखा रहा है। क्योंकि अगर दो लोग रास्ते दिखाएंगे ना तो डेफिनेटली सभी के अलग अलग तरीके होते हैं काम करने के, वो आपको अलग अलग डायरेक्शन में ले जाएंगे। ठीक है ना। अब सिंपल सी बात है, दो अलग अलग लोग अपने हिसाब से अपने, चूंकि बिजनेस की बात हो रही है तो बिजनेस में आर्ट वाली चीजें चलती हैं, तो लोग अपने हिसाब से अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग में आपको डायरेक्ट करेंगे। सो फियोल ने यहाँ पर क्लियरली बोला वन हेड वन प्लान एंड वन ऑब्जेक्टिव। दूसरा वन मैनेजर कंट्रोल ऑफ देम, उनको एक ही मैनेजर कंट्रोल करेगा, ये उन्होंने क्लियरली बोला भाई। नेक्स्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबसे पहले यहां पर दो चीजें समझनी है आपको, ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या है एंड जनरल इंटरेस्ट क्या है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट कहने का मतलब से एक ऑफिस में 10 लोग काम करते हैं, 10 लोगों की, हर एक लोगों की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, अपनी अपनी नीड होती है, अपनी अपनी इच्छाएं होती है। जनरल इंटरेस्ट कहने का मतलब ये हो गया कि उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या इच्छा है। ठीक है ना। जैसे कि मेरी भी अपनी कुछ इच्छा हो सकती है, हमारी जो लक्ष्य एकेडमी है उसकी कुछ अपनी इच्छा हो सकती है। तो यहां पर मुझे, जब मैं अपनी इच्छाओं की बात करूंगा तो ये हो गया इंडिविजुअल इंटरेस्ट, लेकिन मैं वही लक्ष्य एकेडमी की बात करूं कि उसकी इंटरेस्ट क्या है, देन ये कहलाएगा जनरल इंटरेस्ट। क्लियर है। तो अब क्वेश्चन यहां पर ये आ रहा था कि हमें फोकस किस पे करना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल ने साफ साफ कहा है प्रायोरिटी टू जनरल इंटरेस्ट, हमें ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जनरल इंटरेस्ट को फोकस देना है, ना कि हमारी अपनी इंडिविजुअल इंटरेस्ट को। ये सबसे पहले उन्होंने बोला है। द जनरल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अबव एवरीथिंग, हमें सभी चीजों से उसे ऊपर रखना होगा। किसे? जनरल इंटरेस्ट को हमें सभी चीजों से ऊपर रखना होगा और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना होगा। मतलब एक सिंपल सी भाषा में बोलूं, मान के चलो कोई एक मैनेजर है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। अगर उसके पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये है कि अगर वो
ये डिसीजन ले, कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग में डिसीजन ले, तो उसका इंडिविजुअल बेनिफिट काफी ज्यादा होगा, लेकिन वहीं पर जनरल बेनिफिट बहुत कम होगा। अगर ऐसा है तो ये इंटरेस्ट उसे नहीं लेना चाहिए, ये डिसीजन उसे नहीं लेना चाहिए। वहीं दूसरी केस, अगर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, वो कोई एक डिसीजन लेता है जिससे उसका इंडिविजुअली नुकसान होता है, लेकिन जो बिजनेस है उसको बड़ा ही फायदा होगा, उसका इंडिविजुअल नुकसान होगा, उसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट का नुकसान होगा, क्या उसे ये फैसला करना चाहिए? डेफिनेटली यस, बिकॉज ऑफ हमें सबसे पहले प्रायोरिटी देनी होगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव हैं, जो भी इंटरेस्ट हैं, उनको फॉलो करना होगा। ठीक है, सो ये बोला गया इसमें, देख लो लिखा भी गया, इफ वन इज आस्क्ड टू पीपल इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड द जनरल इंटरेस्ट इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, डेफिनेटली जनरल इंटरेस्ट। अगर ये साफ साफ पूछा जाए कि भाई, या फिर हमें एक क्रम में रखा जाए कि हमें किसको प्रायोरिटी देना है, जैसा कि मैंने एग्जांपल समझाया, तो किसको देना है प्रायोरिटी? हमें जनरल इंटरेस्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, देन हमारी इंडिविजुअल को सेकंड प्रायोरिटी देनी है। लाइक सबका साथ सबका विकास वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बिल्कुल काम करता है। यानी कि जब पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन जब ग्रो करेगी तो आप ऑटोमेटिक ग्रो कर जाएंगे। सो फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशन, नॉट इंडिविजुअल, राइट। नेक्स्ट है रेमुनरेशन टू एम्प्लॉय। ये क्या है? देखो, रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय का एक बड़ा कॉमन चीज बताता हूँ। सबसे बड़ा क्या है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो बॉस है, दो लोग हो गए भाई, एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया और एक जो हमारे एम्प्लॉय हो गए। एम्प्लॉय को अक्सर ये फील होता है कि यार मैं ज्यादा काम कर रहा हूं और मेरा बॉस मुझे कम सैलरी दे रहा है। वहीं बॉस को ये फील होता है कि यार मेरा जो एम्प्लॉय है ना, वो निकम्मा है, काम बहुत कम करता है लेकिन सैलरी बहुत ज्यादा लेता है। तो ये दोनों हमेशा कंफ्लिक्ट रहते हैं, दोनों में कभी सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। सो फियोल ने यहाँ पर चीजों को थोड़ा सा स्टेब्लिश करने की कोशिश की। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या किया, गेट अ फेयर रेमुनरेशन। उन्होंने बोला कि भाई उनके काम के हिसाब से उनको एक अच्छी, यानी कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है उनके हिसाब से उनको रेमुनरेशन मिलना चाहिए, ठीक ना। और एम्प्लॉय एंड दैट ऑनर फाइंड इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। यहां पर इन्होंने दो चीजें बोली। मतलब फेयर रेमुनरेशन का मतलब इन्होंने क्या समझाया? फेयर रेमुनरेशन का मतलब इन्होंने समझाया कि जहां पर वैसी अमाउंट जिसमें एम्प्लॉय और मालिक, मतलब ऑर्गेनाइजेशन और उसमें काम करने वाले जो एम्प्लॉय हैं, दोनों इक्वली सेटिस्फाई हो सके कि हाँ हमें ठीक ठाक मिल रहा है और मेरा एम्प्लॉय ठीक ठाक काम कर रहा है, मतलब दोनों इक्वल सेटिस्फैक्शन में आ रहे हैं। तो ये चीज उन्होंने क्रिएट करने बोला और उसको उन्होंने बोला क्या, फेयर रेमुनरेशन का नाम दे दिया। रेमुनरेशन अकॉर्डिंग टू द वर्क, उन्होंने काम के हिसाब से रेमुनरेशन देने की बात की। मेल फीमेल वाला कॉन्सेप्ट उन्होंने नहीं लिया कि भाई मेल को ज्यादा दो फीमेल को कम दो, नहीं भाई ये करना ही नहीं है। सबको बराबर सैलरी, जो जैसा काम उसके हिसाब से उसकी सैलरी होनी चाहिए। अगर देखो अब यहाँ पर चीजें आती है कि क्यों ऐसा, अगर आप उन्हें प्रॉपर सैलरी पेड नहीं करते हो, उनकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती है, डेफिनेटली वो आपके पास प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। वो आपके पास प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, वो ऑनेस्टी नहीं दिखाएंगे, अपनी पूरी कैपेसिटी नहीं लगाएंगे। उन्हें लगेगा कि यार कम सैलरी मिल रहा है, जाने दो ना यार, क्यों ज़्यादा मेहनत करना है इसके लिए। तो इस तरह से चीज़ों को देखने के बजाय उन्होंने प्रॉपर सैलरी दी ताकि वो प्रॉपर 100% अपना दे, प्रॉपरली वर्क करे और कंपनी कहीं ना कहीं अपनी ऑनेस्टी दिखाए और कंपनी इससे ग्रो करे। तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पर फिक्स्ड किया। क्लियर है। नेक्स्ट आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो ये समझना चाहिए कि भाई ये सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन है क्या। अगर आपने ये समझ लिया, समझ लो काम बन गया आपका। देखो समझ लो है क्या। असल में सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ना एक डिसीजन मेकिंग पावर है कि डिसीजन लेगा कौन। सेंट्रलाइजेशन में क्या है, जो टॉप हेड में बैठा हुआ बंदा है, जो टॉप में बैठा हुआ है, सारे के सारे डिसीजंस यही लेता है। कोई भी छोटा से छोटा हो, बड़ा से बड़ा हो, सारा डिसीजन इसके हाथ में है। दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, यहाँ जो टॉप में बंदा बैठा हुआ है उसके पास
उसने क्या किया, अपनी जितनी भी पावर मेकिंग पावर थी, जो डिसीजन पावर थी उसके पास, डिसीजन मेकिंग पावर थी, वो उसने अपने जूनियर्स को ट्रांसफर कर दिया कि भाई तुम लोग डिसीजंस ले लो, मेरे बिहाफ पे तुम लोग डिसीजंस ले लो। ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन, सारे डिसीजन जो बॉस है वो करेगा। डिसेंट्रलाइजेशन, सारे डिसीजन जो है वो सब मिलकर करेंगे। अच्छा कौन सा है? आप बोलोगे सर यहाँ तो दोनों अच्छा है। देखो दोनों अच्छा है। एक सिंपल सी केस में बोला जाए, अगर कंपनी बहुत बड़ी है, छोटे स्केल में है, जहाँ पर 2 4 10 लोग काम करते हैं, वहाँ सेंट्रलाइजेशन ओके, यहाँ चलाया जा सकता है, मैनेज हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, 100 50 स्टाफ काम करते हैं, बहुत सारे वर्क हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ओके। क्या 100% डिसेंट्रलाइजेशन? नहीं। यहीं पर फियोल आके खड़े होते हैं और उन्होंने बोला ना सेंट्रलाइजेशन ना डिसेंट्रलाइजेशन, बल्कि इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन अपनाना चाहिए। अब ये क्या है सर? इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन क्या है? इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन इट मीन्स जो मेन आप बोल सकते हैं डिसीजन है वो टॉप लेवल के पास में होना चाहिए, और जो डेली यूज वाले, डेली रूटीन वाले डिसीजंस हैं, जो बेसिकली आप बोल सकते हो कम वेटेज रखते हैं डिसीजन में, जो कम इफेक्टिव हैं, वो सारे आप डेलीगेट कर दो अपने जूनियर्स को। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। क्लियर है मेरी बात? समझ में आई? नहीं समझ में आई तो कमेंट जरूर करके बताना कि यार समझ में आया नहीं आया। इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन मतलब जो मेन पावर है वो आप रखो, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो जूनियर्स में बांटो, ताकि वो लोग भी डिसीजंस ले और उनको भी अच्छा फील होना चाहिए, और आपका भी जो दिमाग है ना वो स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, और आप आगे की सोच सको। सिंपली क्लियर है? बहुत अच्छा। अच्छा, इसमें हम लोग लास्ट स्केलर चेन देखते हैं, बाकी का पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। स्केलर चेन है क्या? स्केलर चेन की अगर मैं बात करूं तो स्केलर चेन लाइक, चलो आई थिंक मैंने पिक्चर नहीं लिया उसका, चलो कुछ इस तरह वाले आपको पिक्चर्स देखने को मिलते हैं। दिस इज कॉल्ड स्केलर चेन। क्या है स्केलर चेन? इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि जो ऑथोरिटीज हैं लोगों के पास, वो एक पर्टिकुलर लाइन में होने चाहिए। मतलब आपके ऊपर कौन है और आपके नीचे कौन है, ये आपको बखूबी पता होना चाहिए। इट रेफर्स टू फॉर्मल लाइन ऑफ ऑथोरिटी। ये एक फॉर्मल लाइन क्रिएट करती है जो कि क्या दिखाती है? हाईएस्ट टू अ लोवेस्ट रैंक। मतलब ये मान लो एक टॉप लेवल हो गया, उसके नीचे यहाँ पर कोई बंदे हैं, उसके नीचे यहाँ कोई बंदे हैं, उसके नीचे यहाँ कोई बंदे हैं, मतलब कुछ इस तरह के मान लो रैंक है। मान लो यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, ई है एंड एफ है। मैं आपसे पूछूं सबसे टॉप पर कौन है, आप बोलोगे मान लो सपोज ओ यहाँ पर है, सबसे टॉप पर कौन है? आप डेफिनेटली देख के बोलोगे ओ है। डी के ऊपर कौन है? सर डी के ऊपर ए बी और ओ दोनों है। तो यहाँ पर क्या क्लियरिटी आई? हमारे ऊपर कौन है और हमारे नीचे कौन है, इन्होंने इस चीज को बखूबी क्लियर किया और इसका नाम दिया स्केलर चेन। दिस चेन मस्ट बी फॉलो स्ट्रिक्ट मैनर। इन्होंने साफ साफ बोला कि ये बहुत बखूबी तरीके से फॉलो होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह का कोई भी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। और ये फॉलो होगा किस रिगार्डिंग में? कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग में। जी हाँ, कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग में टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप ये कम्युनिकेशंस का तरीका होना चाहिए, और ये इसी में फॉलो अप होने चाहिए। ये बखूबी उन्होंने बोला हुआ है इसमें, ठीक है ना। ड्यू टू मोर क्लियर सिस्टम, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसमें क्लियर रखा है कि ऑथोरिटी एंड कम्युनिकेशंस प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरह से स्पीड हो सकता है। अब सीधी सी बात है, मान लो एफ को कोई इश्यूज आया, वो किससे बात करेगा? अपने ऊपर है। ऊपर कौन है भैया? डी है। डी बताएगा कैसे सॉल्व होगा। डी को समझ में नहीं आया, वो किससे बात करेगा? बी से। बी को सपोज समझ में कुछ नहीं आया, बी किससे बात करेगा? ओ से। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो प्रोसेस है वो बड़े बखूबी बहुत जल्दी जल्दी काम करेगा, क्योंकि लोगों को पता है कि हमारी इश्यूज कौन सॉल्व कर सकता है, राइट। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी था। स्केलर चेन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पार्ट थी कि यार ये जो बीच वाले लोग हैं ना, ये भी आपस में डिस्कस कर सकते थे, ठीक है ना। से एक एग्जांपल के लिए लूं, मान लो इधर मैंने नंबर दे दिया, इधर ऑर्डर दे दिया, मान लो यहाँ पर 3 और C को आपस में कम्युनिकेट करना है। क्योंकि अभी हमने क्या बोला कि ये ऊपर नीचे बात कर सकते हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड नहीं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड के जगह में ये हॉरिजॉन्टल भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, और दिस इज नोन एज गैंग प्लैंक कम्युनिकेशन। गैंग प्लैंक, जी हाँ, ये एक एक्सेप्शन पार्ट है स्केलर चेन का, ये एक्सेप्शन पार्ट है, और एमसीक्यूज डायरेक्ट बनता है इससे।
जिसमें क्या बोला गया है कि जो सेम रैंक के बंदे होते हैं, जो इक्वल रैंक के एम्प्लॉय होते हैं, वो इमरजेंसी के टाइम पर ऊपर और नीचे को छोड़ करके डायरेक्टली बात कर सकते हैं एक दूसरे से। दिस इमरजेंसी इज नोन एज गैंगप्लैंक। क्लियर है, चीजें समझ में आ गई। तो ये थे हमारे आज के सेशन, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक इनरोलमेंट नहीं लिया, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, जाओ फटाफट इनरोल करो। कोई क्वारीज होती है, ऑफिस का नंबर आपके सामने गिवन है, ये हमारे ऑफिस का नंबर हुआ। कोई भी क्वारीज होने पर आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, जो भी कोर्स के रिगार्डिंग में कोई इशूज हैं। और सिर्फ 999 से कोर्स स्टार्ट करो। देखो, स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब तक आप पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे, दूसरों से आप हमेशा पीछे रहोगे। सिस्टमेटिक वे में नहीं पढ़ोगे भैया, कॉम्पिटिशन्स बहुत हाई लेवल पर है, जॉब मिलना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगेन अगले क्लास में। प्रॉपरली स्टडी कीजिए। आप सभी लोगों को राधे राधे।